तो जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। आज की करंट अफेयर और एडिटोरियल क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाइए और अपनी कॉपी कलम निकालिए। ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है आज का टॉपिक। पहली हेडिंग डालिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, पहली हेडिंग क्या डालना है? आर्थिक सर्वेक्षण। पहली हेडिंग डालिए, आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 31 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संक्षिप्त सत्र के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश किया जाता है वो बजट से, ठीक है, बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। ठीक है। मतलब 1 फरवरी को यदि बजट आ रहा है, बजट कब आएगा? 1 फरवरी को बजट, यानी कि आज आपका बजट आ जाएगा। और मैं एक अलग वीडियो, ठीक है, एक अलग वीडियो आर्थिक सर्वेक्षण पे और एक अलग वीडियो बजट पे आपको बना के दे दूंगा। ठीक है। इससे क्या होगा, आपको बजट के की पॉइंट्स और आर्थिक सर्वेक्षण के की पॉइंट्स याद करने में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी होगी। आर्थिक सर्वेक्षण वह दस्तावेज है जिसके जरिए देश की सरकार संसद को यह बताती है कि देश के सामने किस तरह की वित्तीय चुनौतियां हैं और उनसे मुकाबले के लिए सरकार के पास योजनाएं क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था का ट्रेंड भी बताया जाता है, यानी देश में उत्पादन, वितरण और वस्तुओं की खपत का क्षेत्र क्या है। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो जो बताया जाता है कि मतलब कि बजट जो है, ठीक है, बजट किस चीज़ के लिए होता है कि सरकार को कितना पैसा चाहिए आगामी वित्त वर्ष के लिए, वो बजट में होता है। और आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है? सरकार द्वारा किए गए कार्यों का जो मूल्यांकन होता है, उसने क्या किया, क्या नहीं किया, कहाँ कितना खर्च किया, कहाँ कितना खर्च करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों का जो एनालिसिस किया जाता है वही हमारा आर्थिक सर्वेक्षण कहलाता है। क्लियर? तो पेश किसने किया है? तो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग डालिएगा, विश्व पुस्तक मेला 2025। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक वर्ल्ड बुक फेयर 2025, विश्व पुस्तक मेला 2025 नई दिल्ली में ये आयोजन किया जा रहा है। कहाँ आयोजन किया जा रहा है? न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। कहाँ आयोजन हो रहा है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है 1 से 9 फरवरी 2025 तक भारत मंडपम में। ठीक है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है। विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। ठीक है। भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जा रहा है और इसका जो थीम है, ठीक है, इसका थीम क्या है इस बार का? इसका थीम याद रखिएगा, हम भारत के लोग। ठीक है। हम भारत के लोग। हम भारत के लोग इसका थीम है। क्लियर? तो हम भारत के लोग इसका थीम है। नई दिल्ली भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जा रहा है। क्लियर? इस वर्ष का जो आपका मुख्य देश है, मतलब फोकस कंट्री है, वो कौन सा है? फोकस कंट्री आपका रसिया है। फोकस कंट्री कौन सा है? तो फोकस कंट्री आपका रसिया है। क्लियर? तो तीन चीजें, पहला पॉइंट, इसका आयोजन नई दिल्ली में होगा। दूसरा पॉइंट, इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है हम भारत के लोग। और तीसरा पॉइंट है कि फोकस कंट्री कौन है? तो फोकस कंट्री रूस है। क्लियर? द न्यू दिल्ली The New Delhi World Book Fair 2025 will be held from 1 to 9 February 2025 at Bharat Mandapam. The theme of the fair this year is We the People of India. The 9-day fair will be inaugurated by President द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तीन पॉइंट्स थे कि इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, इसका थीम क्या है और इस बार का फोकस कंट्री कौन है। ये तीनों चीज आपको याद रखना है, इसलिए ये वीवीआई सेक्शन में आता है। इस पे स्टार मार्क लगा लीजिएगा। ठीक है। इस पे स्टार मार्क लगा लीजिएगा, ज्यादा चांसेस है पूछे जाने के। एशिया का सबसे बड़ा एआई इवेंट। अगली हेडिंग डालिएगा, एशिया का सबसे बड़ा एआई इवेंट। ठीक है। कहाँ हुआ है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ है एशिया का सबसे बड़ा एआई इवेंट? तो महाराष्ट्र में। ठीक है। महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ है। क्लियर? महाराष्ट्र में इसका
आयोजन हुआ है, एशिया का सबसे बड़ा एआई इवेंट है, ठीक है, सबसे बड़ा, पहला, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब हमारे वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो एशिया का सबसे बड़ा एआई इवेंट कहाँ हुआ है? तो महाराष्ट्र में हुआ है, क्लियर। मुंबई टेक वीक 2025 का आयोजन हुआ, इसका नाम क्या है? मुंबई टेक्नोलॉजी वीक। मुंबई टेक्नोलॉजी वीक, लिख लीजिएगा इसको। इस इवेंट का नाम क्या है? मुंबई टेक्नोलॉजी वीक, ठीक है। मुंबई टेक्नोलॉजी वीक के नाम से इसका आयोजन किया जा रहा है। और कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र में आयोजित हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है एआई इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना, ठीक है। मुंबई को एआई इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ाना, ठीक है, प्रमोट करना, एक मंच प्रदान करना, ठीक है, इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों के उद्देश्य के साथ मुंबई टेक्नोलॉजी वीक का आयोजन किया गया है। और ये एशिया का सबसे बड़ा एआई इवेंट बन गया, ठीक है। ये एशिया का सबसे बड़ा एआई इवेंट बन चुका है, क्लियर। तो दोनों चीज याद रखिएगा। मुंबई टेक वीक 2025 will be organized from 24th February to 1 March in collaboration with the government of Maharashtra and Tech Entrepreneurs Association of Mumbai, क्लियर। तो आयोजित मुंबई में किया जा रहा है और ये एशिया का सबसे बड़ा एआई इवेंट हो चुका है। अगली हेडिंग डालिएगा, राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन, ठीक है। राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन, डोगरी कहाँ की भाषा है? तो जम्मू कश्मीर की। तो इसी से पता चलता है ये सम्मेलन कहाँ हुआ होगा। ये सम्मेलन जम्मू कश्मीर में हुआ है, ठीक है। ये सम्मेलन कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये सम्मेलन कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में हुआ है, राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन, क्लियर। तो पहला पॉइंट तो यही डालिएगा कि राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है। आगे देखते हैं, कला संस्कृति और भाषा अकादमी ने 30 जनवरी को जम्मू में राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य कविता के माध्यम से विभिन्न समुदायों में एकता, अखंडता और विविधता की भावना को बढ़ावा देना है, ठीक है। मतलब इस चीज को खत्म करना है, ठीक है। मतलब जो डिफ्रेंसिएशन है, क्लियर, एकता को बढ़ाना, अखंडता को बढ़ाना, इन चीज़ों को, डिफ्रेंसिएशन को ख़त्म करके, ठीक है, हम सब एक साथ का जो मोटो है उस चीज़ को लेके चलने के लिए इस कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है, क्लियर। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज ऑर्गेनाइज्ड अ नेशनल डोगरी कवि सम्मेलन इन जम्मू ऑन जनवरी 30, क्लियर। तो जनवरी 30 जनवरी को राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन आपको जम्मू में हुआ, क्लियर। आगे चलते हैं। असम की दूसरी राजधानी, असम की पहली राजधानी क्या है आपको पता है? बताइए, सबको पता होगा। पहली है दिसपुर, पहली कौन सी है? दिसपुर। और दूसरी कौन सी बनने जा रही है? तो दूसरी बनने जा रही है आपकी डिब्रूगढ़। कौन सी बनने जा रही है? तो डिब्रूगढ़ बनने जा रही है, ठीक है। डिब्रूगढ़ ये असम की दूसरी राजधानी बनने जा रही है, क्लियर। तो असम के सीएम कौन है? हिमंत बिश्वा शर्मा, ये भी याद रखिएगा। सीएम आपको मैं जिस स्टेट का न्यूज बताऊंगा उसका सीएम हमें ध्यान रखना है, ठीक है। हिमंत बिश्वा शर्मा, ठीक है, हिमंत बिश्वा शर्मा। तो ये आपके असम के सीएम हैं और असम की पहली राजधानी दिसपुर है। और दूसरी इन्होंने घोषणा की है कि डिब्रूगढ़ को एक पूर्ण शहर और असम की दूसरी राजधानी के रूप में उन्नत करने की घोषणा की है, ठीक है। ये डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाएंगे, ठीक है। डिब्रूगढ़ को अगले 3 वर्षों में ये राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित कर देंगे, ठीक है। डिब्रूगढ़ को ये क्या करेंगे? अगले 3 वर्ष, आगामी 3 वर्षों में ये असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। और असम की पहली राजधानी दिसपुर है और असम के सीएम कौन है? हिमंत बिश्वा शर्मा, क्लियर। ये चीजें याद रखनी है। असम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्वा शर्मा हैज मेड अ बिग अनाउंसमेंट फॉर द स्टेट। He has announced to upgrade Dibrugarh as a full-fledged city and the second capital of Assam, ठीक है। सेकंड कैपिटल कौन हो जाएगा असम का? फिर तो डिब्रूगढ़ हो जाएगा, पहला दिसपुर है, ठीक है। ये तीनों चीज हमें याद रखनी है, क्लियर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है।
विज्ञान फाई, साइंस फाई मतलब साइंस फिक्शन विज्ञान फिल्म महोत्सव, ठीक है। अगला हेडिंग डालिएगा विज्ञान फिल्म महोत्सव, ठीक है। विज्ञान फिल्म महोत्सव। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, चलिए एक और सीएम हमें मिल गया, गोवा के सीएम, गोवा के सीएम, ठीक है। कौन है? प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत, लिख लीजिएगा। सीएम वगैरह मैचिंग में, राज्यपाल वगैरह मैचिंग में, मुख्यमंत्री वगैरह मैचिंग में आता है एग्जाम में, ठीक है। स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। पणजी में 10वें भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया। तो ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है गोवा के पणजी में। कहाँ हुआ है? गोवा के पणजी में हुआ है, ठीक है। गोवा के पणजी में हुआ है, क्लियर। विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? गोवा के पणजी में हुआ है। कौन सा क्रम था? तो 10वां क्रम था। कौन सा क्रम था? तो 10वें नंबर का था, ठीक है। आपसे एग्जाम में क्रम भी पूछे जाते हैं, कौन सा क्रम का आयोजित किया गया है, तो ये भी याद रखना है। गोवा के सीएम कौन है? तो प्रमोद सावंत है, ठीक है। और विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गोवा के पणजी में हुआ है। इसका विषय, इसकी थीम क्या थी? थीम भी याद रखिएगा। थीम क्या थी इसकी? तो इसकी थीम थी हरित क्रांति, ठीक है। हरित क्रांति, हरित क्रांति इस बार की थीम थी, क्लियर। छात्रों के बीच जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव और विज्ञान के प्रति उत्साह को बढ़ावा देने के लिए हर साल गोवा सरकार द्वारा भारतीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो गोवा सरकार के द्वारा आपको हर साल क्या किया जाता है? साइंस फिक्शन विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो इस बार पणजी में हुआ है। क्रम कौन सा था? तो 10वां क्रम था। और थीम क्या थी? तो हरित क्रांति इस बार की थीम, इस बार की विषय थी। गोवा सीएम प्रमोद सावंत इनॉग्रेटेड द 10th साइंस फिक्शन साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन पणजी ऑन 29 जनवरी 2025, क्लियर। थीम क्या थी इस बार की? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन इस बार की आपकी थीम थी। और पणजी में सेलिब्रेट किया गया है। तो ये दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। सीएम कौन थे ये याद रखना है, और कहाँ सेलिब्रेट किया गया ये याद रखना है, साथ में कौन सा क्रम था ये भी याद रखना है, क्लियर। आगे चलते हैं, आते हैं आज के अपने एडिटोरियल सेक्शन पे। और आज का जो हमारा एडिटोरियल सेक्शन है वो है गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा का मार्ग। मतलब आज का टॉपिक हमारा शिक्षा है, ठीक है। मूल रूप से देखा जाए तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? शिक्षा है, एजुकेशन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्या बातें हैं। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट, एसर रिपोर्ट के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। शिक्षा पे जो रिपोर्ट सरकार बनाती है उसे हम एसर रिपोर्ट कहते हैं। हर साल ये जारी की जाती है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एसर रिपोर्ट, वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट, ठीक है। 2024 भारत की शिक्षा प्रणाली के जटिल परिदृश्य को दर्शाती है, जिसमें बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय असमानताएं हैं, ठीक है। जो रिपोर्ट आई है उसमें हमें बहुत असमानताएं देखने को मिली है, ठीक है। एक और केरल, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम जैसे राज्य कक्षा 5 के छात्रों में 64% से अधिक प्रभावशाली शैक्षणिक स्तर के साथ अग्रणी है, ठीक है। कौन कौन से स्टेट है? तो केरल, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम। जो जो की पॉइंट्स होंगे उन्हें आप लिखते चलेंगे, ठीक है, मुझे बोलना ना पड़े। तो केरल, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम में क्या है? कक्षा 5 के छात्रों में 64% से अधिक शैक्षणिक स्तर है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में स्थिति बहुत ही खराब है। मतलब वहाँ की शैक्षणिक स्थिति जो प्राथमिक कक्षाएं है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक, उसमें स्थिति अच्छी नहीं है, क्लियर। कौन कौन से राज्य? तो झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़। रटने की शैक्षणिक निरंतरता, शिक्षक स्वायत्तता की कमी और अपर्याप्त मूल्यांकन प्रणाली पूरे देश में प्रमुख चुनौतियां बनी हुई है। कौन कौन सी समस्या है? तो रटने की समस्या। मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, मैं चाहूँ तो करंट अफेयर आपको एमसीक्यू, जैसे कि बहुत से लोग करते हैं, एमसीक्यू बना के लाऊं और आपको एक सही आंसर बताऊं और निकल जाऊं, ठीक है। 5 मिनट में आपका 10 एमसीक्यू करवा दूं, काम खत्म, क्लियर। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं वो टॉपिक लेके आता हूँ और उस चीज़ों को समझाता हूँ कि मान लीजिए कि यदि इससे कोई भी क्वेश्चन बने तो आपको दिमाग में हिंट करे कि अच्छा ये चीज़ मैंने पढ़ी थी। तो रटने की समस्या यहाँ भी ऐसा रिपोर्ट में भी कही गई है कि ज़्यादातर लोग इसी पर फोकस कर रहे हैं। तो रटने की समस्या,
ठीक है, शिक्षक स्वायत्तता की कमी, अपर्याप्त मूल्यांकन, ये सारी चुनौतियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथा विशेष रूप से फिनलैंड के शिक्षा मॉडल से प्रेरणा लेते हुए भारत को कौशल आधारित व्यवहारिक मूल्यांकन और उन्नत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को की ओर स्थानांतरित करने के लिए तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ठीक है, तो हमारे पास समस्याएं क्या है, उसका समाधान क्या होगा, क्या हमारे शैक्षणिक व्यवस्थाओं में कमी है, उसको सुधारा कैसे जाए, हम देखते हैं। ठीक है, तो प्रमुख विकास क्या है, मतलब हम लोगों ने क्या ऐसा रिपोर्ट में जो आया, आप बातें आई है निकल कर, उसमें जो प्रमुख विकास की बातें की गई है, तो हम लोगों ने कहाँ तक सुधार किया है वो देखते हैं, प्लस पॉइंट क्या है। तो नामांकन में वृद्धि और स्कूल छोड़ने की दर में कमी। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूलों में नामांकन में वृद्धि हुई है और स्कूल छोड़ने वाले जो दर है, जो बच्चे स्कूल से अपना नाम कटवा लेते हैं, उसमें कमी आई है। देखते हैं क्या है डाटा। 2018 से पूर्व प्राथमिक शिक्षा में, ये चीज याद रखिएगा, प्राथमिक शिक्षा की बात हो रही है, नामांकन में लगातार वृद्धि हुई है, जिसमें 3 वर्षीय बच्चों का नामांकन 68.1% से बढ़कर 77.4% हो गया है। तो ये डाटा आपको याद रखना है। ये बात किसकी हो रही है, तो प्राइमरी एजुकेशन की हो रही है। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन की बात हो रही है। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन की बात हो रही है। और इसके डाटा में क्या हुआ है, आपको लगभग लगभग 9% की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, 15-16 वर्ष के बच्चों की स्कूल छोड़ने की दर में 13.1% से घटकर 7% 9 हो गया है। मतलब 15-16 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, अमूमन कक्षा 7वीं 8वीं 9वीं तक में होते हैं, उस वो बच्चे जो स्कूल छोड़ते थे, उस दर में भी कमी आई है, 13% से घटकर लगभग 8% पर आ गई है। मतलब 5% की उसमें भी आपको कमी देखी गई है। साथ ही लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर भी घटकर 8% लगभग हो गई है। ठीक है, तो लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर 8% है। 15 से 16 वर्ष के बच्चों के स्कूल प्रतिशत जो छोड़ते हैं, उनकी दर घटकर लगभग 8% इनकी भी हो गई है। और नामांकन में वृद्धि हो जो हुई है, वो प्राथमिक शिक्षाओं में लगभग 70.5% की हो चुकी है। सीमांत समुदाय के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार। भारत सरकार ने उच्च शिक्षा को अधिक समावेशी बनाने के लिए छात्रवृत्ति, ठीक है, आरक्षण और सहायता कार्यक्रमों का बहुत अधिक विस्तार किया है। हमें छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है, छात्रवृत्ति मिलती है पढ़ाई के लिए, हमें आरक्षण मिलता है पढ़ाई के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही है, ताकि जो लोग इस स्ट्रीम लाइन से कटे हुए हैं, ठीक है, जो इस मेन लाइन में नहीं आ पाए हैं, उनको भी जोड़ा जा सके, उनको भी इसका लाभ पहुंचाया जा सके। और इसके लिए भारत सरकार ने बढ़ चढ़कर काम किए हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण, एससी एसटी ओबीसी सीटों में वृद्धि तथा निःशुल्क कोच कार्यक्रम जैसे पहलों से वंचित समूहों के अभिगम में सुधार हुआ है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया जाता है, एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण दिया जाता है, उनके लिए कुछ सीट आरक्षित की जाती है कि मान लीजिए कि आपको मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में यदि एडमिशन करवाना है, तो उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित होती है। इससे क्या फ़ायदा होता है, तो यदि आपको मेन स्ट्रीम लाइन से जोड़ना है, जो लोग बहुत समय से इन चीज़ों से वंचित रहे हैं, उनको यदि मेन स्ट्रीम लाइन से जोड़ना है, तो उनको कुछ आरक्षण, कुछ सुविधाएं दी जाती है। और सरकार ने इस चीज़ों को पूरी तत्परता के साथ पूरा किया है। वैश्विक मान्यता और विश्वविद्यालय रैंकिंग में सुधार। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय वैश्विक मान्यता प्राप्त कर रहे हैं और अधिक संस्थान क्यूएस और टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में शामिल हो रहे हैं। जैसे कि पिछले साल की आप क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग यदि देखते हैं, ठीक है, क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग यदि आप देखते हैं, तो आईआईएम, ठीक है, बेंगलुरु, आईआईटी दिल्ली, ठीक है, आईआईटी मेरठ, ये सारी चीज आप यूनिवर्सिटी का नाम आप देखते हो। ठीक है, आईएससी बेंगलुरु, ठीक है, तो उसके बाद आपको पुणे का कॉलेज, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। इससे पता चलता है कि हमारे विश्वविद्यालय जो है और हमारी जो यूनिवर्सिटी है, वो विश्व लेवल पे भी उनकी रैंकिंग में सुधार हो रही है। बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा। ठीक है, एनईपी 2020, ठीक है, नेशनल एजुकेशनल प्लान 2020 क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देता है, जिससे गैर अंग्रेजी पृष्ठभूमि वाले छात्रों को पाठ्यक्रम सुलभ हो जाता है। ठीक है, एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम जो आया था 2020 में, वो आपको स्थानीय भाषा में शिक्षा को प्रमोट करने पर भी जोर देता है कि जो लोग अंग्रेजी भाषा से नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिन लोगों को स्थानीय भाषाएं समझ में आती है, जो लोग स्थानीय भाषाओं से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो अंग्रेजी भाषा नहीं जानते हैं, वो कोई दूसरी भाषा नहीं जानते हैं,
तो उनकी भाषा में ही उनको एजुकेशन देने के लिए भी सरकार कदम उठा रही है, ठीक है। इससे क्या होगा, उनको समझने में, उनको शिक्षा ग्रहण करने में, उनको आगे बढ़ने में आसानी होगी। क्लियर। शिक्षक प्रशिक्षण में वृद्धि। भारत ने आधुनिक शिक्षण तकनीक, डिजिटल शिक्षा शास्त्र और अनुसंधान कौशल में संकाय को प्रशिक्षित करने के लिए कई पहल शुरू की है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, डिजिटल हो रही है चीज़ें। आज से 10 साल पहले क्या आपके पास ऐसा डिजिटल बोर्ड था? क्या आप ऐसे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ते थे आज से 5 7 10 साल पहले? नहीं, ठीक है। ब्लैक बोर्ड होती थी, व्हाइट बोर्ड आई उसके बाद, ठीक है। मार्कर वाला सिस्टम आया, चौक वाला सिस्टम था पहले, उसके बाद अभी डिजिटल बोर्ड आ गया। तो तकनीकी डिजिटल शिक्षा शास्त्र, ठीक है, तकनीकों में सुधार। इन चीज़ों से क्या हो रहा है, घर बैठे आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप के थ्रू, ठीक है, ऑनलाइन आप क्लासेस ले पाते हैं। तो इन चीज़ों में भी सुधार हो रही है, जिससे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था पहले से बहुत अच्छी हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये तो हमने कर ली सुधार की बातें, ठीक है। लेकिन इन सुधारों के बावजूद भी अभी भी समस्याएं बनी हुई हैं, ठीक है। बहुत सारी समस्याएं हैं, और यदि समस्याएं नहीं होती तो हम लोग की जो शिक्षा व्यवस्था है इतनी ज़्यादा अभी पीछे नहीं होती, ठीक है। मानते हैं सुधार हुई है, लेकिन अभी बहुत सुधार की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखते हैं मुख्य समस्याएं क्या है, ठीक है। प्रमुख मुद्दे। माध्यमिक और उच्च शिक्षा में स्कूल छोड़ने की उच्च दर। मैंने आपको वहाँ पे क्या बताया था कि प्राथमिक शिक्षा में तो नामांकन के दर में वृद्धि हुई है, लेकिन माध्यमिक और उच्च शिक्षा, यहाँ दो चीज़ें हैं, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में जो स्कूल छोड़ने की दर है, उसमें वृद्धि हुई है, ठीक है। वहाँ प्राथमिक की बात की गई थी कि प्राथमिक में जो विद्यार्थी है वो स्कूल नहीं छोड़ रहा है, नामांकन दर में वृद्धि हुई है, लेकिन माध्यमिक और उच्च शिक्षा में स्कूल छोड़ने की दर में वृद्धि हुई है। जबकि प्राथमिक शिक्षा में नामांकन लगभग सार्वभौमिक है, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में स्कूल छोड़ने की दर में तेजी से वृद्धि हुई है, विशेष रूप से लड़कियों एवं सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में, ठीक है। विशेष रूप से कौन से वर्ग? लड़कियां और सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग है, ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक रूप से जो वर्ग पिछड़े हुए हैं सोसाइटी में, और लड़कियों में, ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये स्कूल छोड़ने में इनकी रैंकिंग ज़्यादा है, ठीक है। इनकी जो उपलब्ध वो है, परसेंटेज जो है, इनकी परसेंटाइल जो है, ये दोनों ज़्यादा भूमिका निभा रहे हैं स्कूल छोड़ने में, ठीक है। शिक्षकों की कमी और गुणवत्ता संबंधी समस्याएं। भारत में योग शिक्षकों की भारी कमी है, तथा कई स्कूल अप्रशिक्षित या कम योग शिक्षकों के साथ चल रहे हैं। ये समस्या तो है ही भाई। आप जैसे कि देख पाते होंगे, जो शिक्षक, चाहे वो सरकारी स्कूल की बात हो या वो प्राइवेट स्कूल की बात हो, बहुत शिक्षक ऐसे हैं जो पढ़ाने में असमर्थ है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो पढ़ा रहे हैं। तो आप तो सामने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हो, है ना। तो इन चीज़ों को सुधारने की बहुत आवश्यकता है। यदि कोई शिक्षक 100 बच्चों को, 50 बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, ये उसके अंदर गुण होने चाहिए कि वो 50 या 100 बच्चों को पढ़ा पाए। तो पहले उसकी गुणवत्ता की अच्छे से जांच करें। शिक्षकों को अपनी पर्सनालिटी पे, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि वो 50 100 बच्चों को पढ़ा सके, ठीक है। पहले अपना नॉलेज इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ज़रूरत है, और ये बात मैं नहीं, ये बात एसर रिपोर्ट में कही गई है, ठीक है। तो योग शिक्षकों की भारी कमी है, ठीक है। तो और देखते हैं क्या बातें हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा पहुंच में असमानता है। ग्रामीण और शहरी शिक्षा के साथ साथ सरकारी एवं निजी स्कूलों के बीच भी गहरा अंतर है। पहली बात, ग्रामीण और शहरी शिक्षा। शहरी शिक्षा और ग्रामीण शिक्षा में बहुत अंतर है। ग्रामीण शिक्षा जिस तरफ हम कहें, यदि सिक्के के दो पहलू हो जाते हैं, एक तरफ ग्रामीण शिक्षा रखिए और एक तरफ शहरी शिक्षा रखिए, तो दोनों में बहुत अंतर है। ग्रामीण शिक्षाओं में आधारभूत जो भी संरचनाएं होती है, पहली बात तो उनकी कमी होती है, ठीक है। उसके बाद शिक्षकों की दिक्कत होती है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत होती है। लेकिन आप शहरी विद्यालयों को देख लीजिए, स्कूलों को देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़, टीचर्स, सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। और दूसरी बात क्या है, सरकारी और निजी स्कूल, एक तरफ गवर्नमेंट स्कूल, एक तरफ प्राइवेट स्कूल, दोनों में शिक्षा स्तर बहुत ही अलग होता है, बहुत ही विभिन्न होता है। क्यों होता है? क्योंकि दोनों की जो सिस्टम चली आ रही है शुरू से, ऐसी नहीं है, वही टीचर है, लेकिन सिस्टम नहीं है, ठीक है, सिस्टमेटिक रूप से चीज़ें नहीं हो पा रही है। इस कारण से क्या है, आपका प्राइवेट स्कूल दूसरी तरह से चल रहा है और सरकारी स्कूल दूसरी तरह से चल रहा है, ठीक है। कोई पैटर्न नहीं है आने का, कोई पैटर्न नहीं है जाने का, किस तरह से क्लासेस चलेंगी, नहीं चलेंगी, ठीक है। यदि चीज़ों को सिस्टमेटिक रूप से प्रोसेस में लाया जाए, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल के शिक्षक अच्छे नहीं हैं, शिक्षक भी अच्छे हैं,
विद्यार्थी भी वही है, उसी गाँव के विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या उन्हें सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई मिलेगी? चीज़ें सिस्टम रूप से चलेगा, चीज़ें व्यवस्थित रूप से चलेंगी, तो क्या वो सरकारी स्कूल में नहीं जाएँगे? बिल्कुल जाएँगे। तो चीज़ों को व्यवस्थित रूप से चलाने की आवश्यकता है। रटने पर आधारित अधिगम और परीक्षा उन्मुख प्रणाली। भारतीय शिक्षा प्रणाली वैचारिक समझ और आलोचनात्मक सोच के बजाय रट कर याद करने पर अधिक केंद्रित है। मैंने आपको पहले भी बताया, रटंत विद्या, रटंत विद्या से कुछ नहीं होने वाला। हमें चीज़ों को समझने पे, ठीक है, और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देखिए चीज़ों को। यदि आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उनको रटिए मत, उनको समझने की कोशिश कीजिए। यदि मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ और 10 करंट अफेयर में लेके आता हूँ, 7 करंट अफेयर लेके आता हूँ, 8 लेके आता हूँ, और मैं उससे रिलेटेड 20 एमसीक्यू बना के ले आऊँ और आपको टिक मरवा दूँ, तो उससे आपका फ़ायदा होगा? तो कहोगे कि टिक मरवा दिया मैं निकल जाऊँगा, मुझे तो बहुत फ़ायदा है, मेरा समय बचेगा, मुझे इतना बोलना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका फ़ायदा है? नहीं, आपको रटना पड़ेगा। आपको एक-एक फैक्ट, यदि 10 फैक्ट मैं 1 दिन में करवा रहा हूँ, तो आपको 10 के 10 फैक्ट रटने पड़ेंगे, लेकिन ये गलत है। यदि हम उससे जुड़ा हुआ न्यूज़ समझते हैं कि ये क्या है, यदि हम कोई गोवा का कोई न्यूज़ आया है, ठीक है, यूपी का कोई न्यूज़ आया है, हम उसके सीएम को देखते हैं, वो न्यूज़ खबर में क्यों है, हम उसे समझते हैं, उससे जुड़े हुए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है, या फिर मैं सिर्फ उस न्यूज़ को अंडरलाइन कर दूँ और उसका एमसीक्यू बना के ले आऊँ, टिक मार दूँ, वो बेटर है, ठीक है? तो हमें रटने पर ध्यान नहीं देना है, चीज़ों के समझने पर ध्यान देना है। क्लियर? अपर्याप्त डिजिटल अवसंरचना और डिजिटल डिवाइड। यद्यपि डिजिटल शिक्षा का विस्तार हो रहा है, कई छात्रों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, उपकरणों और इंटरनेट कनेक्टिविटी तक पहुंच की कमी है। ठीक है, डिजिटल शिक्षा का विस्तार हो रहा है, इसकी दो समस्या है। पहली कि पहुंच, ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी और आपके जो आधुनिक उपकरण हैं इन तक पहुंच, ठीक है। ग्रामीण इलाकों में सभी के पास मोबाइल और लैपटॉप नहीं होते। दूसरी बात, जिनके पास मोबाइल और लैपटॉप है भी, उसमें से लगभग 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 डाटा के अनुसार 70 से 80% लोग इसका शिक्षा के रूप में प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो दो समस्या है, जागरूकता पहली बात, कि हमें उन चीज़ों का प्रयोग किस प्रकार करना है, और दूसरी पहुंच, ठीक है, बहुत जगहों पे पहुंच नहीं है, ठीक है, लैपटॉप मोबाइल की पहुंच नहीं है, दूसरी इंटरनेट की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, तीसरी बिजली की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और यदि दिन में 10 घंटे बिजली आ रही है तो इससे दिक्कत है। शहरों में 24 घंटे बिजली होती है, ग्रामीण इलाकों में यदि 10 घंटे बिजली आ रही है, 15 घंटे बिजली आ रही है, और मान लीजिए कभी खराब हुआ तो 2-4 दिन तक कोई देखने वाला नहीं है, तो फिर यदि वो उनके पास लैपटॉप और मोबाइल जैसी यदि चीज़ें उपलब्ध है, तो वो फिर चार्ज कैसे करेंगे? चार्जिंग की समस्या है ना? तो ये चीज़ें हो जाने से सिर्फ नहीं होती है, मैंने पहले ही बोला आपको, व्यवस्थित रूप से चीज़ों को रेगुलेट करने की आवश्यकता है, ठीक है? तो ये हमारे शिक्षा पद्धति की जो आपको क्या-क्या सुधार की हुए हैं एसर रिपोर्ट में, ठीक है? एसर रिपोर्ट में जो बातें कही गई कि क्या-क्या प्लस पॉइंट है और क्या-क्या समस्याएँ बनी हुई है, ठीक है? ये मेंस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। हम अपनी क्लास यहीं पे आज खत्म करते हैं, मिलते हैं। अब आपको मंडे में भी मंडे को क्लास चले, क्योंकि सरस्वती पूजा है, ठीक है? आप सभी लोगों को आगामी सरस्वती पूजा की बहुत-बहुत बधाई। मन लगा के पढ़िए, माता सरस्वती आप सभी लोगों को बुद्धि, विवेक, इन सारी चीज़ों की विकास करें, ठीक है? और अपना काम करते रहिए। बाकी यदि कर्म, एक कहावत है, कर्म ही पूजा है, ठीक है? यदि आप मन लगा के काम करते हैं, अपना मेहनत करते हैं, तो आपको फल अवश्य मिलेगा, ठीक है? मिलते हैं एक नए क्लास में, एक नए करंट अफेयर्स की वीडियो और